So, welcome. This is the second lecture on the chapter Principles of Inheritance and Variation. As told, this topic we have divided in two parts. The first part is Mendelism, that is, genetic basis of inheritance. And the second part will be chromosomal basis of inheritance. So, already in first lecture, we started with the genetic basis of inheritance or Mendelism. So before actually I start the second lecture, let us create a background and then we could start it. तो पहा, आपण असं म्हटलं होतं की एव्हरीवन प्रोड्यूसेस सेम काइंड ऑफ प्रोजेनी. मतलब देखो ना, आप या हम, हमारा जो भी स्किन कलर है, हाइट है, ईयर लोब्स, नॉस्ट्रिल शेप, आईबॉल कलर, हेयर शेप, ब्लड ग्रुप, रेजस फैक्टर, ये सारे कैरेक्टर आपके या हमारे, ये कैरेक्टर हम लोगों को हमारे माता पिता से ट्रान्सफर हुए. म्हणजे सर, आपण जसं काही आपला रंग असेल, आपली उंची असेल, आपले इयर लोब असतील, आयबॉलचा कलर असेल, हेअर शेप असेल, ब्लड ग्रुप असेल, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह रेजस फॅक्टर असेल, हे सगळे कॅरेक्टर तुमचे माझे जे आहे हे आपले थोडी नाही, हे आपल्या आईवडिलांकडनं आपल्याला ट्रान्सफर झाले. तो दिस ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस. और इसीलिए जैसे भी आप हो, हम हैं, ना इसका गुरूर होना चाहिए, ना फिर इसका कोई इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. म्हणजे सर, आपण जसं दिसतो तर हे सगळं आईवडिलांकडनं आलेले असतात कॅरेक्टर, तर याचा कोणाला अभिमानही नसला पाहिजे आणि ही शर्मेची बाब तर नक्कीच नसतं. तो टू कट इन शॉर्ट, हमारे जो भी कैरेक्टर्स है ये हमारे माता पिता से ट्रांसफ़र हुए और इस ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर को कहते इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी बिकॉज ऑफ विच प्रोजेनी रिझेंबल द पॅरेंट. मग मला सांगा, आपले हे सगळे कॅरेक्टर आईवडिलांकडनं ट्रान्सफर झाले म्हणून तर आपण आईवडिलांसारखं दिसतो. सो बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस वी रिझेंबल द पॅरेंट्स. तो सर ओके, इट इज की वी गॉट पॅरेंटल कॅरेक्टर, देन वाय डू वी आर नॉट झेरॉक्स ऑफ देम. आईबाबांचे कॅरेक्टर तुमच्या माझ्यामध्ये आलेले असतात म्हणून आपण आईबाबांसारखं दिसतो. मग आपण त्यांची झेरॉक्स आहे का? नाही सर. आईवडिलांमध्ये आणि त्यांच्या मुलांमध्ये आणि भावंड ज्यांचे आईवडील सारखे आहे यांच्यात जे काही फरक असतात, द डिफरन्सेस बिटवीन पेरेंट्स अँड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट आर कॉल्ड व्हॅरिएशन. अँड द स्टडी ऑफ इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन is done by the branch of biology called genetics. And Gregor Johann Mendel is regarded as father of genetics. म्हणजे जेनेटिक्स जे सायन्स आहे ते इनहेरिटन्स आणि व्हॅरिएशनचा स्टडी करतो. हा जो शब्द है जेनेटिक्स, ये विलियम बैटसन ने दिया था 1906 में. और जेनेटिक्स के जो जनक है, फादर है, वो ग्रेगर जोहान मेंडल है. क्यों? तो सर, ग्रेगर जोहान मेंडलनी पी प्लांटवर हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट केला आणि हा एक्सपेरिमेंट त्यांनी केला 1857 टू 1865 दरम्यान. और ये जो एक्सपेरिमेंट था उसके जो कंक्लूजन्स है वही बन गए प्रिंसिपल्स ऑफ
इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन. म्हणजे सर, म्हणजे ग्रेगर जोहान मेंडलनी पी प्लांटवरती जो 7-8 वर्ष एक्सपेरिमेंट केला, त्या एक्सपेरिमेंटचे जे कन्क्लुजन होते ते इतके परफेक्ट होते कि त्याच्या कन्क्लुजनपासून लॉज ऑफ इनहेरिटेंस तैयार झाले. तो आपको 10वीं में भी था कि कितने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिए? 3. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये तीनों लॉज हम लोग जिसके भरोसे कोई भी जवाब देने को तैयार है की आईकडनं IB आला फॉर बी ब्लड ग्रुप आणि वडिलांकडनं स्मॉल आय आला फॉर ओ ब्लड ग्रुप. म्हणजे आईकडनं जर कोणाला IB आला आणि वडिलांकडनं स्मॉल आय आला, सो IB फॉर बी ब्लड ग्रुप, स्मॉल आय फॉर ओ ब्लड ग्रुप. म्हणजे पहा बरं, आईकडनं बी आणि वडिलांकडनं ओ, तर आपला BO ब्लड ग्रुप असतो का? नाही. आउट ऑफ द 2 ॲलील 1 विल एक्सप्रेस. म्हणजे आईसाहेबांचे केस कुरळे आहे, वडिलांचे केस सरळ आहे, तर आपल्याला दोघांकडनंही अलील्स आले. मग असं असेल का कधी की अर्धे केस करली लाइक मदर एंड अर्धे स्ट्रेट लाइक फादर? नाही. तो 2 में से एक होता एक्सप्रेस. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. ऐसे ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिए 3 लॉज: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो सर, आपण ग्रेगर जोहान मेंडलचा बायोग्राफिकल स्केचही पाहला. 1865 में he presented the result of his experiment before Natural History Society of Brünn. In the next year only, in 1866, his findings were published in a magazine, Annual Proceedings of Natural History Society of Brünn, in form of 2 papers in German language, and the title was Experiment on Plant Hybridization. I mean, in 1866 only, the world came to know what Mendel was saying. But still, until the laws were rediscovered by 3 botanists, Hugo de Reis from Holland, Karl Korens from Germany, and von Schemark from Austria, his work was not accepted for 35 years. म्हणजे 1865 मध्ये मेंडलनी त्याचे पेपर नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी समोर वाचून दाखवले. लगेच पुढच्या वर्षी 1866 मध्ये ते ॲन्युअल प्रोसिडिंग्ज ऑफ नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी ऑफ ब्रून या मॅगझिनमध्ये पब्लिशही झाले. 2 पेपर पब्लिश झाले जर्मन भाषेत. याचा अर्थ 1866 मध्ये लोकांना माहिती होतं की मेंडल काय सांगतोय. फिर भी 1900 साल तक, टिल 1900, माने करीब 35 साल तक, जब तक कि वो लॉज वापस ये 3 लोग रीडिस्कवर नहीं करते, तब तक दुनिया ने उसको नहीं माना. तो मैंने कहा था अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि वाई Mendel's work was not accepted for some 35 years. He got died in disappointment and frustration in 1884 only. And after his demise, after some 16 years, the laws were rediscovered and the people came to know the greatness of this person. But उनको मरे तो 16 साल बीत चुके थे. तर सर मग हे 35 वर्ष मेंडलचं काम का नाही स्वीकारलं? व्हॉट आर द रिझन वाय डिड हिज वर्क वॉज नॉट accepted? The very first is he was a monk and not a biologist, a scientist.
तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल एक पुजारी थे, चर्च में वो काम करते थे, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, बायोलॉजिस्ट नहीं थे, तो उनकी बात कौन मानता। नंबर 2, दूसरा कारण, परहैप्स द मैगजीन इन विच मेंडल्स फाइंडिंग्स वेर पब्लिश्ड was not famous. It didn't reach to the scientific community and hence got neglected. मतलब ऐसे हो सकता कि मेंडल का वर्क जिस मैगजीन में पब्लिश हुआ वो मैगजीन इतना फेमस मैगजीन थोड़ी ना था कि हर साइंटिस्ट तक वो पहुंचे और लोग उसे अप्रिसिएट करें, तो शायद वो पहुंचा ही नहीं। नंबर 3, मेंडल यूज्ड mathematical statistical principle in biological experiment and it itself was a great controversy। मतलब कि मेंडल ने गणितीय और सांख्यिकी नियम बायोलॉजी में अप्लाई किए और उस दौर में क्या गणितीय नियम बायोलॉजी में यूज हो सकते, यही लोगों को पता नहीं था। चौथा कारण कि ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट के फाइंडिंग्स टैली करने की कोशिश की ऑन हनी बी एंड हॉकसीड विच इज अ काइंड ऑफ अ ग्रास, तो मेंडल हिमसेल्फ कुड नॉट कन्फर्म हिज रिजल्ट्स। तो सर तुम्ही म्हणता की मेंडल एक संन्यासी होता, शास्त्रज्ञ नाही, म्हणून कदाचित 35 वर्ष त्याचं काम स्वीकारलं नाही गेलं। दुसरं सांगितलं की कदाचित ते मॅगझिन सायंटिफिक कम्युनिटीकडे पोहोचलंच नसेल कारण ते फेमस नव्हतं। तिसरं सांगितलं की त्यांनी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई केले आणि बायोलॉजी में ये लागू है क्या, वही लोगों को मालूम नहीं। चौथं कारण, मेंडल स्वतःच त्याचे जे लॉ ऑफ डॉमिनन्स सेग्रीगेशन आहे ते हनीबी आणि हॉकसीडवर कंफर्म नहीं करू शकला। बाद में पता चला कि वो क्यों कंफर्म नहीं हुए। आप जानते कि हनीबी के जो ड्रोन्स रहते मेल्स, दे आर हैप्लॉइड, दे आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस, एंड हॉकसीड में एपोमिक्सिस है, तो इट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन, और इसीलिए वो लागू नहीं थे, वो बाद में पता चला। और इस वजह से द मेंडल्स वर्क रिमेन इन डार्क फॉर 35 ईयर्स। तो फिर लोगों को पता कैसे चला? हमने आपको बताया विस्तार से कि जब ह्यूगो डी व्राइस फ्रॉम हॉलैंड, कार्ल कोरेन्स फ्रॉम जर्मनी अँड वॉन शेमार फ्रॉम ऑस्ट्रिया यांनी आपापल्या देशात वेगळ्या ऑर्गॅनिझमवर वर्क केलं आणि यांचे जे कन्क्लूजन होते ते एक समान होते आणि त्यांना असं वाटलं कि हम लोग ही दे रहे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। बट ह्यूगो डी राइस ने जब किसी मैगजीन में जो 35 साल पुराना था उसमें जब देखा कि अरे ये काम तो पहले ही कोई कर चुका है, और इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल was correctly called father of genetics. Now we could study Mendel's experiment. Now this experiment is truly historical, epoch-making work. तो सर मेंडल ने पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट किया, हम उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे? क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स आगे जाके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बन गए। तो इट्स ट्रूली अ हिस्टॉरिकल एक्सपेरिमेंट। तुम्हाला हा एक्सपेरिमेंट व्यवस्थित समजावा म्हणून आपण त्याला 5 टायटलमध्ये डिवाइड केलं। आय सेड फॉर कन्व्हिनियन्स ऑफ इट्स अंडरस्टँडिंग, for simplicity, we have divided the Mendelian experiment in 5 subtitles. आपल्याला मेंडलनी खरंच काय केलं होतं?
पी प्लांटवर हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट केला म्हणजे एक्झॅक्ट काय केलं हे व्यवस्थित समजण्यासाठी आपण त्याला 5 सबटायटलमध्ये डिवाईड केलं. पहिले तर वाय डीड मेंडल चोजन पी. ग्रेगर जॉन मेंडलनी वाटाण्यावरच का एक्सपेरिमेंट केला? वाय नॉट मँगो? वाय नॉट कॅट्स अँड डॉग्स? वाय नॉट ह्यूमन्स? मतलब हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट जो ग्रेगर जॉन मेंडलनी केला तर तो पी प्लांटवरच का केला? तो सर पी प्लांट ऑफर सम ॲडव्हांटेजेस. कोणते ॲडव्हांटेजेस? तो देखो, नंबर 1, pea plants are annual plant and the lifespan is hardly 120 days, that is 4 months. So in a year he could study 3 generation. आप कहते कि पी प्लांट जो है वो एनुअल प्लांट्स है, 120 दिन का उनका लाइफ स्पैन है. मतलब आज अगर बीज की बुआई की तो उसको वापस बीज आने को कितने लगते? 120 दिन. तो फिर साल में हम कितनी जनरेशन का स्टडी कर सकते? तो सर साल में 3 जनरेशन. अब मुझे बताइए ये क्या मैंगो में पॉसिबल है? आम का अगर आपने बीज बोया तो उसे आम आने के लिए कम से कम 5 साल तो लगते. और इसीलिए ही चोजन पी प्लांट. तो पहिलं कारण काय होतं? सर पी प्लांट्स हे ॲन्युअल प्लांट्स आहे. 120 दिवसात त्यांची 1 जनरेशन पूर्ण होते, म्हणून वर्षभरात 3 जनरेशनचा स्टडी होऊ शकतो. नंबर 2, पी प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज, हर्बॅशियस प्लांट. इन अ स्मॉल स्पेस ही कुड ग्रो मेनी प्लांट्स. मतलब कि पी प्लांट जो है वो छोटे हैं आकार में, हर्बैशियस प्लांट है, कम जगह में अधिक से अधिक प्लांट उगाए जा सकते. मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया कहाँ? इन द गार्डन ऑफ चर्च ऑफ दैट ऑगस्टानियन मोनेस्टरी एंड द साइज ऑफ द गार्डन वॉज हार्डली 70 मीटर बाय 7 मीटर्स. मतलब 25 फुट से 200 फीट, इतनी छोटी जगह वो थी. तो फिर ऐसे प्लांट्स उसको चाहिए थे की कम जगह में अधिक से अधिक प्लांट को वो उगा सके. तो सर आधी तुम्ही म्हणता की पी प्लांट जे आहे ते ॲन्युअल आहे, 4 महिन्यामध्ये त्याची 1 जनरेशन होते, म्हणजे वर्षभरात 3 जनरेशन तो स्टडी करू शकतो. दुसरं तर आकार छोटा आहे, कमी जागेत जास्ती प्लांट तो लावू शकतो. आणि त्यांनी जो एक्सपेरिमेंट केला होता त्या ऑगस्टानियन मोनॅस्टरी ऑफ ब्रूनच्या गार्डनमध्ये, जो 70 बाय 7 मीटरचा गार्डन होता. तर प्लांट्स असे पाहिजे होते जे कमी जागेत जास्त बसतील. नंबर 3, पी फ्लावर्स आर नॅचरली सेल्फ पॉलिनेटिंग. आप जानते द करोला इज पॅपिलियोनॅशियस, म्हणजे एक स्टैंडर्ड पेटल म्हणजे वेक्सिलम, 2 विंग पेटल, 2 किल पेटल फ्यूज्ड, और उसके अंदर छिपे हैं दोनों सेक्स. तो आसानी से वहां होगा सेल्फ पॉलिनेशन. तो सर उसका क्या लाभ? मेंडल फक्त त्याच प्लांटला क्रॉस करायचा जे प्युअर आहे, होमोझायगस. आणि प्युअर लाईन किंवा होमोझायगोसिटी साठी आवश्यक असतं सेल्फ पॉलिनेशन. तो आप कहते कि पी फ्लावर्स में नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन होता तो प्योर लाइन प्लांट्स बनाए जा सकते थे. तो सर पी फ्लावर हे नॅचरली सेल्फ पॉलिनेटिंग असल्यामुळं पीवर प्रोजेनी तयार होते, साईज छोटे असल्यामुळे कमी जागेत जास्त बसतात, आणि जनरेशन म्हणजे लाईफ स्पॅन छोटा असल्याने 1 वर्षात जास्त जनरेशन स्टडी होतात. अगला है पी फ्लावर्स आर लार्ज इनफ so that emasculation and artificial cross pollination during hybridization became easy. तो सर पी प्लांट के फूल
काफ़ी बड़े हैं, आसानी से वो इमैस्क्युलेशन कर सकता था फोर्सेप्स से और आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता था. म्हणून कदाचित त्याने पी प्लांट निवडलं असेल. तो ॲन्युअल प्लांट्स आहे, स्मॉल साईजचे आहे, सेल्फ पॉलिनेटिंग आहे, तर प्युअर प्रोजेनी भेटते आणि इझी फॉर क्रॉसिंग बिकॉज लार्ज इनफ. नेक्स्ट इज मेंडल ने पी प्लांट चूज करने के पीछे ये भी एक कारण है कि वहाँ जो कैरेक्टर है उसमें एकदम डिस्क्रीट वेरिएशन है, कॉन्ट्रास्ट. तो एक प्लांट टॉल तो एक प्लांट ड्वार्फ, एक के सीड राउंड तो एक के रिंकल्ड, एक के सीड येलो तो एक के ग्रीन. तो सर एक कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टरचा फायदा काय असतो. दूर से आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर सकते कि आई हैव सीन सम 200 प्लांट्स आर टॉल एंड सम 50 प्लांट्स आर ड्वार्फ. तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट में है. देखो अब इस बात को समझो, कोई एक कैरेक्टर है हाइट, तो क्या संसार में दो प्रकार की हाइट है, टॉल एंड ड्वार्फ? नहीं, कंटिन्यूअस वेरिएशंस है. पी प्लांट में ऐसा नहीं. इन पी प्लांट द वेरिएशंस आर डिस्क्रीट. म्हणजे नॉर्थ एंड साउथ पूरब पश्चिम के जैसा ही है, ईस्ट एंड वेस्ट. म्हणजे एक को वायोलेट फूल तो एक को वाइट, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं आसानी से ऑब्जर्वेशन जो है वो. तो सर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी है जिससे आसानी होगी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने में. हाइब्रिड्स आर फर्टाइल. अब ये क्या है, मान के चलो कि एक प्लांट टॉल है और दूसरा ड्वार्फ है. इन दोनों को हमने क्रॉस किया, तो हम चाहते कि ये देखें कि इनकी जो प्रोजेनी है वो अपने माँ जैसी टॉल है या पिता जैसी ड्वार्फ है की इन बिटवीन है. म्हणजे बघा, समजा वडील उंच आहेत, आईसाहेब ठेंगणे आहेत, तर मुलं वडिलांसारखे उंच होतील, आईसाहेबांसारखे ठेंगणे होतील की आईबाबाच्या हाईटच्या मधातले होतील. हे मी उदाहरण दिलं समजण्यासाठी. तो याच्यासाठी काय असतं कि जो क्रॉस करेंगे हम दो प्लांट को, उसके जो हाइब्रिड सीड्स है वो फर्टाइल तो होने चाहिए. तो हियर द हाइब्रिड्स वेयर फर्टाइल. लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल प्लांट. म्हणजे एक प्लांट के 10 फूलों में हमने किया इमॅस्क्युलेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. एका प्लांटच्या 10 फुलांना आपण इमॅस्क्युलेट केलं, क्रॉस पॉलिनेट केलं. तो 10 फुलांच्या 10 शेंगा, फल्ली. एक फल्ली में अगर 5 बीज है तो 10 फूलों में 50. तो हमें हाइब्रिड सीड एक ही प्लांट से मिलते 50. तो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट. द हाइब्रिड्स हियर आर फर्टाइल. Contrasting characters are present in P varieties, so one can record the observation easily. The flowers are large enough, so emasculation and cross-pollination became easy. The flowers are naturally self-pollinating, so pure progeny can be obtained for hybridization. The plants are small in size, so in little space, large number of plants can be grown, and plants are annual. अब हम देखेंगे, ये तो समझ में आ गया कि पी पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया, पण त्यांनी कोणत्या कॅरेक्टर्सला फोकस केलं. म्हणजे विच 7 कैरेक्टर ही सिलेक्टेड फॉर स्टडी, वो अभी हम लोग देखेंगे. सो आफ्टर स्टडिंग why Mendel chosen P for experiment,
we will start with which 7 character were selected by Gregor Johann Mendel for his experiment. मतलब कि सर आपका कहना है कि पी प्लांट के सिर्फ 7 कैरेक्टर मेंडल ने चूज किए टू स्टडी देयर इनहेरिटेंस. देखो, I shall be putting an example before you. Suppose you are a student of genetics and want to study the inheritance of certain character. आपण जेनेटिक्सचे स्टुडंट आहात आणि आपल्याला इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टरचा स्टडी करायचा आहे. आपण एखाद्या कुटुंबाला भेट दिली. आपने ये तय किया कि आप जेनेटिक्स के स्टूडेंट हो और किसी कैरेक्टर का आप स्टडी करना चाहते कि उसका इनहेरिटेंस कैसे होता, और आपने एक फैमिली से अनुमति मांगी कि हमें आपके फैमिली में इनहेरिटेंस स्टडी करना है. तो फर्ज करो वो जो पुरुष था, ही हैज़ ए ब्लड ग्रुप, हिज वाइफ वॉज हैविंग O blood group. Then son was having O blood group and daughter was having A blood group. Then a person with A blood group was having father of A, mother of B blood group, and the wife was having again father of A blood group and mother of B blood group. तो तुम्ही या एक्झाम्पलवर लक्ष द्या. आपण एका घरी गेलात आणि यांना अनुमती मागितली कि मैं जेनेटिक्स का छात्र हूँ और मैं आपके फैमिली में किसी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी करना चाहता. उन्होंने कहा शौक से. कौन सा कैरेक्टर आप स्टडी करना चाहते? तो आपने कहा ओनली ब्लड ग्रुप. तो पहा, क्या आपने इनका रंग देखा? क्या हाइट देखी? क्या हेयर शेप देखा? या नॉस्ट्रिल्स देखे? या ईयरलोब्स देखे? नहीं. आपने सिर्फ फोकस किया उनका ब्लड ग्रुप क्या है. मग यांचा ब्लड ग्रुप काय होता? ए. यांच्या पत्नीचा ब्लड ग्रुप होता ओ. यांचा मुलगा आईसारखा ओ आणि मुलगी वडिलांसारखी ए. आपण त्यांना म्हटलं की तुमच्या आईबाबांचा ब्लड ग्रुप सांगा. मग त्यांनी सांगितलं की माझ्या वडिलांचा होता ए, माझ्या आईचा बी. मग या माऊलीला आपण विचारलं की तुम्ही तुमच्या आई वडिलांचे ब्लड ग्रुप सांगा. मग त्यांनी सांगितलं की माझ्या वडिलांचाही ए आणि माझ्या आईचाही बी. तो भैया देखो यहाँ कितनी जनरेशन्स है? 3. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स अँड किड्स. म्हणजे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और बच्चे. और आप सिर्फ क्या देख रहे? ब्लड ग्रुप ओनली. वैसे ही मेंडल ने तय किया कि वो सिर्फ पी प्लांट के कितने कैरेक्टर को फोकस करेगा? 7. एंड ही विल स्टडी देम 1 by 1. म्हणजे मेंडलनी ठरवलं की आपल्याला पी प्लांटचे टोटल किती कॅरेक्टरचा इनहेरिटन्स स्टडी करायचा आहे? 7. पर एक बार में एक ही. तो हमें वो सीखना है. One of the reason behind Mendel's success could be this fellow was very methodological. The procedure of his experiment was very simple but well defined.
He considered the inheritance of one character at a time, not like his predecessors who consider organism at once. तो सर आपने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मेंडल सक्सेसफुल हुआ और उसने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए। इस सक्सेस का एक राज है कि वो बहुत मेथोडोलॉजिकल था। हिज अप्रोच वॉज वेरी सिंपल बट सिस्टमैटिक। वो क्या करता था, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर का ही इनहेरिटेंस स्टडी करता था। उसके पहले के लोग क्या करते थे, पूरा ऑर्गेनिज्म ही स्टडी करते थे, तो गड़बड़ हो जाती थी। और मेंडल सिर्फ देखता था कि एक प्लांट यदि टॉल है और दूसरा प्लांट यदि ड्वार्फ है तो इनकी प्रोजेनी टॉल है, मतलब टॉल इज डोमिनेंट। और जब सेल्फिंग किया तो अगली प्रोजेनी में टॉल एंड ड्वार्फ दोनों मिले। तो जब वो हाइट को फोकस करता था उस वक्त वो नहीं देखता था सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजिशन, फ्लावर कलर नहीं, म्हणजे एका वेळेस एकच। यहाँ आपको एक लेसन मिलता है, एक सीख मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक बहुत नादान सा सवाल रहता है कि सर फिर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, इसको मैनेज कैसे करूं? तो क्या आज तक कोई ऐसा छात्र होगा इस धरती पर कि जो एक साथ तीनों करे? नहीं। कितनी आसान सी चीज़ है की सर मला फिजिक्सही करायचं, केमिस्ट्री करायचं, बायोलॉजी करायचं। मग मी म्हटलं की पृथ्वीवर असा कोणी आहे का विद्यार्थी जो एक साथ तिन्ही सब्जेक्ट करतो? नाही आहे ना। मग मेंडल आपल्याला काय एक सीख देतो आहे, लेसन, कि अब आप हाइट स्टडी कर रहे हैं तो तुम्ही सीड शेप सीड कलर नका पाहू, पॉट शेप पॉट कलर नका पाहू, फ्लावर पोजिशन फ्लावर कलर नका पाहू। तो तसं तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे फिजिक्सचा तर विचारच करू नका केमिस्ट्री बायोलॉजीचा। केमिस्ट्रीचा करायचा आहे, फॉरगेट फिजिक्स एंड फॉरगेट बायोलॉजी, फोकस्ड। और देखो जीवन में उन्हीं की तरक्की हुई है जिनको सिर्फ अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है और बाकी सारी चीज़ें ब्लर। एन नंबर ऑफ रीजंस है पढ़ाई ना करने के, कि मैं ग्रुप में नहीं शामिल था, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था, नेट नहीं है, मुझे पता ही नहीं था। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट भी आपकी साथ देते हैं, उसमें आप ही खुद को फंसा रहे। एनीवेज वी विल नॉट सो टॉक ऑन दैट। हमें देखना है की हे मी एक चांगलं उदाहरण दिलं की आपण बघा या कुटुंबाकडे गेलो तर फक्त काय पाहिलं, त्यांचं ब्लड ग्रुपच पाहिलं। तसं मेंडलनी पी प्लांटचे किती कॅरेक्टर सिलेक्ट केले होते? 7। हाइट ऑफ द प्लांट, तो हाइट को कितने ऑप्शंस है? 2, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। सीड शेप, या तो राउंड फिर या रिंकल। सीड कलर, येलो कॉटिलेडाउन कलर या ग्रीन कॉटिलेडाउन कलर। पॉड शेप, फुल माने इन्फ्लाटेड, हवा भरलेली, या कॉन्स्ट्रिक्टेड, चपकी हुई। पॉड कलर, ग्रीन फल्ली या फिर येलो। फ्लावर पोजिशन, इन एक्सिल और ऑन टर्मिनल। फ्लावर कलर, वायोलेट या फिर वाइट। आई विल कम टू दिस। अब देखो फर्ज करो
कि मेंडल ने ये तय किया कि मुझे इनहेरिटेंस स्टडी करना है 7 कैरेक्टर्स का, बट ॲट अ टाइम ओनली 1, एका वेळेस एकच. तो देखो हाइट कितने प्रकार की है? 2, टॉल, ड्वार्फ. तो दिस हाइट इज टॉल, दिस इज ड्वार्फ. अब इनको वो करता था क्रॉस. तो उसके मन में क्या सवाल था क्रॉस करने से पहले? तो सर परहैप्स ही वॉज थिंकिंग कि इफ आई क्रॉस टॉल विद ड्वार्फ, वेदर आई विल गेट टॉल प्लांट्स और आई विल गेट ड्वार्फ प्लांट्स और सम टॉल, सम ड्वार्फ और इंटरमिजिएट, लेट अस सी. म्हणजे त्याच्या मनात प्रश्न होता की आपण टॉलला ड्वार्फसोबत जर क्रॉस केलं तर आपल्याला पुढच्या पिढीत असं होईल का की सगळे टॉल भेटतील? मतलब माँ जैसे, या क्या ऐसा होगा ड्वार्फ मिलेंगे मतलब पिता जैसे, या फिर कुछ ऐसा होगा की काही प्लांट्स आईसारखे टॉल, काही वडिलांसारखे ड्वार्फ, या फिर दोनों के बीच में. तो चलो हमें देखना है, और इसीलिए वो उन प्योर प्लांट्स को क्रॉस करता था जो एक कैरेक्टर के लिए डिफरेंट है. और यहां किस चीज के लिए डिफरेंट है? हाइट. आणि मग तो हे नव्हता पाहत कि क्या इसका सीड शेप है, या क्या सीड कलर है, या पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजिशन, फ्लावर कलर. सो वेरी फोकस्ड. एंड व्हेन he studied the inheritance of one character, it is monohybrid cross. म्हणजे सर समजा आपण एका वेळेस एकच कॅरेक्टरचा इनहेरिटन्स पाहिला, याला काय म्हणतात? मोनोहायब्रिड क्रॉस. तो इफ यू क्रॉस अ फिमेल विथ टॉल हाइट विथ अ मेल ऑफ अ ड्वार्फ हाइट, तो दिस क्रॉस इज मोनोहायब्रिड क्रॉस. एंड दिस प्रोजेनी F1 progeny is called monohybrid. म्हणजे या क्रॉसला म्हणतात मोनोहायब्रिड क्रॉस. तुम्ही किती कॅरेक्टर स्टडी करताय? एकच. कोणता? हाईट. आणि या प्रोजेनीला काय म्हणायचं? मोनोहायब्रिड. तो देखो seven characters selected by Mendel for inheritance study. Height. It has 2 forms, tall and dwarf, contrast. Seed shape, round or wrinkled. So see, these are round seeds and these are wrinkled seeds. Seed color yellow, green. Pod shape. So see, this pod is full, that is inflated. And see to the this pod. It is constricted. तो हाइट, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर. सो पॉड कलर इज ग्रीन, येलो. फ्लावर पोजिशन. इफ द फ्लावर इज born in a axil, it is axial position. Or if the flower is born on terminal, now this is terminal position. Flower color violet and white. अब हम जो आपको बता रहे उस पर ध्यान दो. 1 2 3 4 5 6 7 क्या है?
character. So how many character were studied by Mendel in pea plant? 7. अब ये देखो कि any character has how many forms? 2 forms. So you take your character, say earlobe. तो ईयरलोब कितने प्रकार के हैं? 2 ही है. आप में से कुछ लोगों के फ्री होंगे, कुछ लोगों के अटैच. नॉस्ट्रिल कितने प्रकार के हैं? 2. एक तो ब्रॉड या नैरो. हेयर शेप कर्ली या स्ट्रेट. मतलब कैरेक्टर को जनरली कितने फॉर्म्स रहते? 2. और इन फॉर्म्स को कहते एलील्स ऑफ ईच अदर. तो द 7 कैरेक्टर अलोंग विद देयर अलील्स. अब हमें आपको जो बताना है उस पर ध्यान दो. आउट ऑफ द 2 फॉर्म्स, द फॉर्म दैट अपीयर इन F1 इज कॉल्ड डोमिनेंट, and the form that do not appear in F1 is called recessive. फर्ज करो कि मुझे मेरी माता से IB नाम का एक अलील आया. मला माझ्या आईकडनं IB नावाचा अलील आला आणि वडिलांकडनं स्मॉल I. So out of these 2 forms or allele, only one will phenotypically express. तो आपको मैंने ऑलरेडी ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस पढ़ा दिया है. तो IB और स्मॉल I में कौन डोमिनेंट है? IB, माने B ब्लड ग्रुप. सो आउट ऑफ द 2 फॉर्म, द वन विच एक्सप्रेस इज डोमिनेंट. तो देखो ये है 7 कैरेक्टर्स, ये है उनके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स, और जो फॉर्म F1 में दिखता वो डोमिनेंट और जो नहीं दिखता वो रेसेसिव. और यहां आपको नीट में क्वेश्चन आता है. एक बार पूछा था विच कैरेक्टर वॉज नॉट स्टडीड बाय मेंडल. मेंडलनी कोणता कॅरेक्टर यापैकी स्टडी केला नाही. उसका राइट आंसर था कुछ तो भी पॉड लेंथ. या फिर आपको डोमिनेंट एंड रेसेसिव फॉर्म देंगे, आपको पहचानना है कि कौन सा गलत हुआ. सो द डोमिनेंट एंड रेसेसिव फॉर्म्स आर सीड कलर येलो ग्रीन, पॉड कलर येलो ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल. तो सर इसमें से वो पॉड कलर गलत हुआ. आपने कहा येलो ग्रीन. देखो पॉड कलर में ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रेसेसिव, और सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रेसेसिव. तो हे झाले मेंडलनी स्टडी केलेले 7 कॅरेक्टर्स. हे झाले त्यांचे डॉमिनंट फॉर्म, हे झाले त्यांचे रेसेसिव फॉर्म्स. सो हाऊ यू विल रिमेंबर these 7 characters? You need not to read even. The trick is height, 2 character related to seed, seed shape, seed color. Again 2 character related to pod, pod shape, pod color. And 2 character related to flower, flower position, flower color. म्हणजे हे 7 कॅरेक्टर लक्षात ठेवण्यासाठी एक कॅरेक्टर द प्लांटची हाईट, मग 2 घ्यायचे सीडच्या बाबतीत, सीडचा शेप, सीडचा कलर. 2 घ्यायचे पॉडच्या बाबतीत, पॉड म्हणजे शेंग, फल्ली,
पॉड का शेप, पॉड का कलर और 2 फ्लावर के। सो 2 फ्लावर के, 2 पॉड के, 2 सीड के और एक हाइट। अब देखो, कोई भी कैरेक्टर को कितने फॉर्म्स रहते? 2। मैंने उदाहरण भी दिया की जसं हेअर शेप किती प्रकारचे आहे? कर्ली नाही तर स्ट्रेट. इयरलोब किती प्रकारचे आहे? सर फ्री नाही तर अटॅच. तो जनरली एनी कैरेक्टर हैज 2 एलील्स और 2 में से एक रहता डोमिनेंट. तो सर मेंडल को कैसे मालूम कि सीड शेप राउंड डोमिनेंट है? उन्हें नहीं मालूम था. उन्होंने राउंड सीड वाले प्लांट का रिंकल सीड वाले प्लांट के साथ जब क्रॉस किया तो अगली पीढ़ी में सभी के सीड्स राउंड थे. त्यांनी एक प्लांट ज्याचे सीड्स राउंड आहे त्याला क्रॉस केलं अशा प्लांटशी ज्याचे सीड्स रिंकल्ड आहे और उन्होंने देखा कि अगली पीढ़ी में सगळ्यांचे सीड कसे आहे? राउंड. तो जो पुढच्या पिढीत दिसतो तो डोमिनेंट. चलो हम हमारा एग्जाम्पल लेते. फर्ज करो कि एक माताजी है, म्हणजे एक माऊली आहे, आईसाहेब आहेत, त्यांचे केस कर्ली आहेत आणि वडील जे आहे त्यांचे स्ट्रेट आहे. So mother has curly hair, father has straight hair, and they have one son and one daughter. माने इस माता पिता को एक लड़का और एक लड़की है और दोनों के हेयर से कर्ली. So out of 2 forms, the form that is seen in F1 is dominant. तो कर्ली हेअर आणि स्ट्रेट हेअर पैकी कोणता फॉर्म दिसला? कर्ली. म्हणून कर्ली आहे डॉमिनंट फॉर्म. आणि कोणता नाही दिसला? स्ट्रेट. तो आहे रेसेसिव फॉर्म. तो हाइट के लिए डोमिनेंट टॉल, रेसेसिव ड्वार्फ. सीड शेप राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड रेसेसिव. सीड कलर येलो कॉटिलेडॉन कलर इज डोमिनेंट, ग्रीन कॉटिलेडॉन कलर इज रेसेसिव. सीड कोट ट्रांसपेरेंट है इसीलिए जो कॉटिलेडॉन कलर है वही सीड कलर है. पॉड शेप, इन्फ्लेटेड पॉड इज डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड इज रेसेसिव. पॉड कलर ग्रीन पॉड इज डोमिनेंट, येलो पॉड इज रेसेसिव. Flower position, axial position is dominant and terminal is recessive. Flower color, violet color of the flower is dominant and white is recessive. तो सर मला नाही समजलं की व्हायोलेट डॉमिनंट आहे आणि व्हाईट रेसेसिव्ह आहे. बघा, एक पी प्लांट आहे ज्याला व्हायोलेट फ्लावर्स आहे आणि ते प्युअर आहे. पुढे समजेल व्हॉट इज प्युअर. एक पी प्लांट है ज्याला व्हाइट फ्लावर्स है. इन दोनों को हमने किया क्रॉस. म्हणजे आपण वायलेट फूल वाले प्लांट को वाइट फूल वाले प्लांट के साथ किया क्रॉस. अब जो हमें सीड्स मिले उनकी बुआई की. जब प्लांट्स बड़े हुए तो सभी के फूल थे वायोलेट. तो पुढच्या पिढीत जो फॉर्म दिसतो तो डॉमिनंट, जो नाही दिसत तो रेसेसिव. मेंडल यूज्ड सिंबल, अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर दिस डॉमिनंट अँड रेसेसिव्ह फॉर्म. मेंडलनी हे जे फॉर्म्स आहे ना याच्यासाठी काय वापरले? अल्फाबेटिकल सिंबल्स वापरले. डॉमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर और रेसेसिव के लिए स्मॉल लेटर. सो टॉल कॅपिटल टी. तर जेव्हा जेव्हा कॅपिटल टी आहे ना तुम्ही म्हणायचं टॉल. ड्वार्फ के लिए
स्मॉल डी नहीं, स्मॉल टी. सो राउंड कैपिटल आर, रिंकल्ड स्मॉल आर. येलो कॉटिलेडोन कलर कैपिटल वाई, ग्रीन कॉटिलेडोन कलर स्मॉल वाई. इन्फ्लेटेड पॉड कैपिटल आई, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड स्मॉल आई. Then pod color, green pod capital G and yellow pod small g. Flower position, A for axial, small a for terminal. Flower color, capital C for violet and small c for white. अब सुनो, मेंडल ने और एक कैरेक्टर स्टडी किया था एंड दैट इज सीड कोट कलर. तो सर ये तो है सीड कलर, नहीं, ये कॉटिलेडोन का कलर है. मेंडल ने और एक कैरेक्टर स्टडी किया था, सीड कोट कलर, कवर, एंड सीड कोट कलर ग्रे एंड वाइट. तो सर फिर मेंडल ने इन ऑल 8 कैरेक्टर स्टडी किए? ऐसे नहीं. फ्लावर कलर एंड सीड कोट कलर वॉज स्टडीड कॉन्कोमिटेंटली. कॉन्कोमिटेंटली म्हणजे एक साथ. उन्होंने देखा कि जब भी फ्लावर कलर वायलेट है तो सीड कोट कलर है ग्रे. जेव्हा जेव्हा फुलं असतात व्हायोलेट, त्या झाडाच्या सीडच्या कोटचा कलर ग्रेच असतो, आणि जेव्हा फुलं व्हाईट होते तेव्हा सीड कोट कलरही व्हाईट होता. म्हणजे तुम्ही हे कन्सिडर करा किंवा हे कन्सिडर करा. सर नहीं समझे, सुनो. जैसे जिसके हेयर कर्ली है उसका रंग गोरा है, ये पक्का कर लो. कुरळे केस गोरा रंग, कर्ली हेयर फेयर कलर, स्ट्रेट हेयर ब्लैक कलर. उदाहरण दे रहा हूं आपके लिए. मतलब सर जिसके कर्ली हेयर है उसका रंग गोरा है और जिसके सीधे हेयर से स्ट्रेट उसका रंग सांवला है. ठीक है. अब किसी अंध व्यक्ति को हमने ये बोला कि इसके सर के ऊपर हाथ रख के बता इसका रंग क्या है, तो बोलेगा आपने कहा कि जिसके कर्ली हेयर उसका रंग गोरा. तो उसने सर पे हाथ रखा और उस व्यक्ति के अगर बाल स्ट्रेट है तो वो बोलेगा इसका रंग सांवला है. तो या तो हेयर शेप देखो या फिर कलर देखो. तो वैसे फ्लावर कलर या सीड कोट कलर. तो हे 7 कॅरेक्टर मेंडलनी स्टडी केले होते, बट 1 by 1. अब हमारा अगला टाइटल है प्रोसीजर, कि मेंडल करता क्या था. वो 2 प्लांट को क्रॉस करता था, फिर उसे F1 जनरेशन मिलती थी, फिर उसे सेल्फ करता था, फिर उसे F2 जनरेशन. ये प्रोसीजर हम देखेंगे फॉर ऑल 7 कैरेक्टर. और प्रोसीजर के आधार पे आपको 2 लॉ समझेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. थैंक यू.